जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा। तो इस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना शुरू करेंगे। इसका मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। आप बढ़िया पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा और उसमें देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके वर्ब्स क्या होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ और आप लोग बढ़िया केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मैंने टाइटल डाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान अनिश्चित काल इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले किसी भी टेंस के बारे में हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए। तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो कैसे जानेंगे, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो कैसे जानेंगे कि हाँ ये किस टेंस का है? तो इसके लिए सबसे पहले होता है हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस आपको दिया रहे और आपको पहचानना हो कि ये किस टेंस का है, तो उस हिंदी वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में आप देखिएगा कि ये पहचान लगी होगी, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए, उसके बाद हम किसी भी टेंस को तीन पार्ट में करते हैं, मतलब सेंटेंस के टाइप के हिसाब से करते हैं। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसमें कैसे हम उस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, तो उसी अफर्म से है अफर्मेटिव, तो स्वीकारात्मक वाक्य। अफर का मतलब होता है स्वीकार करना, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, मतलब वाक्य को स्वीकार करना। तो जिस सेंटेंस में वाक्य को स्वीकार किया जाए, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मतलब स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो समझ जाइएगा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, फिर लिखते हैं मेन वर्ब, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और मेन वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब आपको इस डिटेल में बता देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे आप समझेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता वो होता है जिसके ऊपर उस सेंटेंस के कार्य का बोझ पड़ता है, मतलब जो उस सेंटेंस में क्रिया को कर रहा है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब वो होती है जिससे हमें पता चले कि फला काम हो रहा है। कोई भी काम जिस शब्द से पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है वो होता है वर्ब। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्म का मतलब होता है जिस क्रिया को हम कर रहे हैं, जिस क्रिया को सब्जेक्ट कर रहा है, जिस वर्ग को सब्जेक्ट कर रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म। तो इस तरीके से आपने इसको समझ लिया, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मेन वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। इसके कुछ रूल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, मैं उसको बता देता हूँ। फर्स्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में यस या टीएस जोड़ दिया जाता है।
यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कर्ता एक वचन हो, या प्रोनाउंस ही सी इट इनका यूज किया गया हो, या कोई एक व्यक्ति का नाम हो, तो वो सिंगुलर कहलाता है। अगर कर्ता सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, कर्ता एक वचन है, तो उस समय हम क्या करेंगे, मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। और अगर कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, तो क्या होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, तो क्या होगा, वो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, कर्ता बहुवचन है, आई यू वी दे प्रोनाउंस का यूज किया गया है, या दो नाउन का यूज किया गया है, तो वो सब्जेक्ट प्लूरल कहलाता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम। प्ले है तो प्ले लिखेंगे, सिंग है तो सिंग लिखेंगे, बात है तो बात लिखेंगे, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल्स हो गया, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो वो केयरफुली जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको लिख लीजिए। ये स्ट्रक्चर हो गया, रूल्स मैंने बता दिया। अब मैं सेंटेंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। श्याम फुटबॉल खेलता है। किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो मैंने बताया था कि सेंटेंस की लास्ट में देखिए आपको पता चल जाएगा कि वो किस टेंस का है। यहाँ पे ता है, जब ता है आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और फिर सेंटेंस को पढ़िए, श्याम फुटबॉल खेलता है, मतलब स्वीकार कर रहा है कि फुटबॉल खेलता है, ऐसा नहीं कि नहीं खेलता है, मतलब खेलता है। तो ये क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो श्याम फुटबॉल खेलता है, इससे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ से पता चलता है ता है ती है, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये श्याम फुटबॉल खेलता है मतलब अफर्मेटिव है। तो इस तरीके से स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। अब हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है किसी टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या है इसमें, श्याम। कौन खेल रहा है फुटबॉल, श्याम खेल रहा है। तो सबसे पहले श्याम लिखिए, श्याम हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट में मेन वर्ब मिलती है, खेलना मतलब खेलता है। तो प्ले मीन्स होता है खेलना। अब मैंने इस बताया था रूल्स की, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या एस लगा दो, तो यहाँ पे लगा दो एस, तो प्लेज हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा है वो, फुटबॉल खेल रहा है, तो लिखो फुटबॉल। अब आप एक कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कहीं कहीं तो दा लगा रहता है, क्यों लगा रहता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक नियम होता है कि किसी भी गेम के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब हम फुटबॉल के पहले दा नहीं लगाएंगे, क्रिकेट के पहले दा नहीं लगाएंगे, किसी भी गेम के पहले दा नहीं लगता है। इसलिए श्याम प्लेज फुटबॉल। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर फॉलो करो, बिल्कुल इजी है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है। सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं टेंस पहचानने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ती है, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस का है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, क्योंकि राधा गीत गाती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉलो करो, मतलब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है राधा। सबसे पहले लिखिए राधा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब लगाई जाती है। मेन वर्ब क्या है, गाना। कहीं भी गाना होता है, सिंग मीनिंग होता है गाना, लेकिन इसका नियम होता है यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाती है, गीत गाती है। सिंग ए सॉन्ग, सिंग से सॉन्ग भी कर सकते हैं, सिंग द सॉन्ग भी कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि वो गाना कौन सा गा रही है, ये भी होता है, ठीक है। तो चाहे सिंग द सॉन्ग करिए, चाहे सिंग ए सॉन्ग करिए, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको अफर्मेटिव का प्लूरल सब्जेक्ट वाला बता देता हूँ। तो यदि सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो तो हम उन्हें मान देते हैं।
देखिए हम तुम्हें पानी देते हैं ते हैं से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हम तुम्हें पानी देते हैं मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से टेंस मालूम हो गया, सेंटेंस मालूम हो गया। अब हम सब्जेक्ट मालूम करते हैं। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हम। तो हम का क्या होता है इंग्लिश? हम का होता है वी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है? मेन वर्ब यूज की जाती है। मेन वर्ब आपको यहाँ पे मिलेगा देना। टाइम मीन्स होता है, मीन्स होता है देना। अब कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ये प्लूरल प्रोनाउन है। वी जो है प्लूरल है, बहुवचन करता आता है, ये प्रोनाउंस है। तो इसके लिए हम मेन वर्ब में एस का यूज नहीं करते हैं, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तब एस का प्रयोग करते हैं। ये प्लूरल है इसलिए इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्या देता है? किसको देता है? इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो निर्जीव होती है वस्तु, वो जो निर्जीव होती है वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सजीव होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो कर्म हैं, तुम्हें और पानी। तो पानी जो है वो निर्जीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तुम्हें मतलब ये किसी व्यक्ति को बोला गया है तो ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से नियम तो यही कि पहले हमें क्या लिखना चाहिए? पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो इसके बाद क्या लिखो? यू। फिर क्या लिखोगे? द वाटर। मैंने वाटर के पहले दा क्यों लगाया? इसीलिए लगाया क्योंकि वाटर जो है मटेरियल नाउन है और एक खनिज है, तो इसलिए इसके पहले दा का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखिए सब्जेक्ट लगाए, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ये निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है, उसी का अगला पार्ट निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव का मतलब होता है निगेशन, निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक, मतलब जिस सेंटेंस को हम स्वीकार न करें। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैंने बोला नहीं खाता हूँ। तुम वहाँ नहीं जाते हो, तुम टीवी नहीं देखते हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो निगेटिव सेंटेंस हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर लिख लें। स्ट्रक्चर का हिंदी होता है संरचना, मतलब बनावट, सेंटेंस की बनावट किस तरह की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट एडवर्ब है, तो क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है तो इसको देखना पड़ेगा। नॉट आपको पता रहना चाहिए कि हाँ नॉट है क्या, नॉट एडवर्ब है। ठीक है, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। दूसरा उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए। किसी भी टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर सेम रहता है किसी भी टेंस का, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता। आप किसी भी टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखिएगा ना तो स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही रहेगा, केवल यहाँ से हेल्पिंग वर्ब डू डज की जगह कोई और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, बाकी सेम सब कुछ ऐसे ही रहता है। स्ट्रक्चर समझ जाइए बस केवल, बाकी कुछ नहीं समझना है, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज लग गया तो नॉट वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फिर उसके लगता है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो देख लीजिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं? डू का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम डज लगा देंगे ना तो मेन वर्ब से यस हट जाएगा। वो जो मेन वर्ब में एक करते नहीं थे हम लोग कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस लगा देते हैं,
लेकिन वही SEIS जो लगाते थे डू के साथ जुड़ गया भैया, जब इसमें डू के साथ वही मेन वर्ब वाला SEIS इसमें आ गया तो अब मेन वर्ब में क्यों नहीं रहेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि डज इसलिए लगा है क्योंकि अब मेन वर्ब में SEIS नहीं लगाना है, उस मेन वर्ब का SEIS इस डू के साथ जुड़ गया तो अब केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसलिए कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट का प्रयोग करिए, कर्ता बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ सेंटेंस और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, पढ़ाई समझ में आती है तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको लगता है कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या कैसे भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सर ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाइए, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, राधे मुझे नहीं पीटता है। राधे मुझे नहीं पीटता है, ता है, बाद में ता है तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का है। यहाँ पे नहीं शब्द लगा है तो हम समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राधे। कौन पीटा है, राधे, तो राधे सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखिए राधे। अब हम देखते हैं राधे सिंगुलर है कि प्लूरल है। राधे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब डज को यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद फिर लगाते हैं वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पीटता है, मतलब पीटना। क्या मीन्स होता है पीटना, बीट मीन्स होता है पीटना। अब इसमें मेन वर्ब में अब SEIS नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो इसका SEIS था ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे अब नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पीटता है, मुझे, तो ये मी। इस तरीके से राधे डज नॉट बीट मी, राधे मुझे नहीं पीटता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगला सेंटेंस देखिए, तो अगर आपको थोड़ा सा समझने में वीडियो स्पीड में हो, मेरी स्पीड थोड़ा स्पीड में है तो आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, हम उन्हें हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। हम उन्हें हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे ते हैं आ गया तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नहीं शब्द लगा है तो समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट इसमें हम, तो हम का क्या होता है, वी होता है। इसको चेक करते हैं कि वी सिंगुलर है कि प्लूरल है। वी जो है प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू। और क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट लग गया। अब तुरंत मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना। क्या मीन्स पढ़ाना होता है, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें और हिंदी। तो उन्हें जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिंदी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो नियम यही है कि सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो उन्हें का मतलब होता है देम। अब आएगा ये वाला ऑब्जेक्ट हिंदी, तो हिंदी लिख लीजिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन आपने इसका लिख दिया हिंदी का भी। तो भैया कोई भी सब्जेक्ट का नाम होता है ना तो उसका पहला लेटर कैपिटल ही होता है, तो इसलिए हिंदी का मैंने H जो है वो कैपिटल में रखा है। तो मुझे लगता है आपको ये निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी कभी आपने सुना होगा, पुलिस उनका इंट्रोगेशन कर रही है। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, और पूछताछ जब भी किया जाता है तो क्वेश्चन पूछ कर किया जाता है। तो इसमें जितने भी सेंटेंस आएंगे, इसीलिए इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। जितने भी इसमें सेंटेंस आएंगे वो सब प्रश्न पूछने वाले होंगे। कहाँ है, जाते हो, क्या खाते हो, कैसे जाते हो, कहाँ हो, कहाँ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, यही सब आता है। मतलब क्वेश्चन वर्ड आते हैं।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हम दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं। पहला होता है WS टाइप, और दूसरा जो होता है वो होता है yes or no टाइप। अब मैं आपको बता देता हूँ WS टाइप क्या है, yes or no टाइप क्या है। WS का देखिए, आपने ध्यान दिया होगा जितने भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं, WHAT व्हाट, WHY व्हाई, WHO हु, WHERE व्हेयर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड आपने देखा होगा उन सब की शुरुआत WH से होती है, तो इसीलिए मैं इसको WS टाइप बोलता हूँ। और दूसरा जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो होता है yes or no टाइप। yes or no टाइप का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको yes or no टाइप बोला जाता है। इतना होने के बाद मैं अब आपको सबसे पहले yes or no टाइप का बताता हूँ। देखिए yes or no टाइप, तो इसकी पहचान क्या होगी कि किस कौन सा yes or no टाइप वाला सेंटेंस है। तो पहचान देख लो, yes or no टाइप वाला, ठीक है। पहचान जो होती है वो होती है कि हिंदी जो वाक्य होगा क्या शब्द से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो yes or no टाइप वाला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके हिंदी वाक्यों की शुरुआत होती है क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुमने खाना खाया, मतलब क्या से। तो हिंदी वाक्य की शुरुआत किससे रहेगी, क्या से। और जब क्या से रहेगी तो हम समझ जाएंगे कि yes or no टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, संरचना। सबसे पहले अगर yes or no टाइप वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ड लिखनी होती है। तो लिखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड को कहते हैं सहायक क्रिया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड होती है डू और डज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से कि अगर प्लूरल है तो डू का, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का यूज करेंगे। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कर्ता लिखिए। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, नॉट। अगर निगेटिव सेंटेंस उसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है कभी कभी, क्या मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ऐसा आ गया, तो फिर मैं इसलिए स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ कि अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो नॉट लगा देना, नहीं रहे तो नॉट मत लगाना। ये नॉट हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। फिर उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जो भी टेंस आप सॉल्व कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट जो भी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दीजिए। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिख के मार्क ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, अन्यथा पंक्चुएशन में ये काट दिया जाता है। तो आपका ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आप देखिए इसका आपको सेंटेंस सॉल्व करके बताता हूँ मैं। क्या राजेश निबंध नहीं लिखता है? क्या राजेश निबंध नहीं लिखता है? कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है यहाँ पे ये चिन्ह लगा होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन पर, पहली पहचान। दूसरी पहचान यहाँ देखिए क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने बताया था कि यस और नो टाइप वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके हिंदी वाक्य की शुरुआत में ही क्या शब्द लगा होता है। देखिए लगा हुआ है,
तो आप जान सकते हैं कि यस आर नो टाइप हल कर रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए किस टेंस का है, यहाँ पे ता है तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हम सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तो राजेश सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, राजेश। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद मेन वर्ब लगेगी। मेन वर्ब कहाँ आपको मिलेगी, लास्ट में मिलती है। लिखना क्या मीन्स होता है, राइट मीन्स होता है लिखना। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, फर्स्ट फॉर्म है, मैंने रोड रिटन नहीं लिखा, फर्स्ट फॉर्म लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रहा है राजेश, निबंध लिख रहा है। एंड ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा, यह आपका सेंटेंस सॉल्व हो गया। क्या राजेश निबंध नहीं लिखता है, डच राजेश नॉट राइट एन एसे, कंप्लीट। अब अगर सब्जेक्ट सेंटेंस अगर प्लूरल हो तो उस कंडीशन वाला एक देख लीजिए सेंटेंस। क्या सीता और गीता गीत नहीं गाती है। क्या सीता और गीता गीत नहीं गाती हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, पहला निशान। क्या से स्टार्ट, मतलब यस आर नो टाइप वाला सेंटेंस है। यहाँ से पता चलता है, वर्ब से पता चलता है ये किस टेंस का है, टी है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ देख लीजिए मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यस आर नो टाइप वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सीता और गीता मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, दो सब्जेक्ट हैं, दो नाउन है, सीता और गीता, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू। तो सबसे पहले डू लगाइए, फिर सब्जेक्ट लिख लीजिए सीता और गीता, मतलब सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। मेन वर्ब लिखिए, मेन वर्ब क्या है, गाती है, मतलब क्या, सिंग माने होता है गाना। फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, सिंग ही लिखा है मैंने, सैंग संग नहीं लिखा है, सिंग लिखा है। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाती, गीत गाती, सिंग है सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस तरीके से आपका ये यस आर नो टाइप का सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस आर नो टाइप कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे हम डब्ल्यूएस टाइप। डब्ल्यूएस टाइप का मतलब जितना भी क्वेश्चन वर्ड होता है इंग्लिश में अगर देखेंगे तो वो डब्ल्यूएस से स्टार्ट होता है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसलिए इसको डब्ल्यूएस टाइप कहते हैं। लेकिन अब कैसे पहचानेंगे, हिंदी में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, तो पहचान क्या होती है इसकी, हिंदी वाक्यों के सब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहता है। डब्ल्यूएस टाइप वाले जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनमें जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा वो सेंटेंस के बीच में रहता है। तो हम समझ जाएंगे कि जैसे उसमें रहेगा वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो कैसे करता है, वो कब जाएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में रहते हैं। तो हम समझ जाएंगे कि ये डब्ल्यूएस टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, पहचान आप लोग देख ही लिए हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इसका स्ट्रक्चर, हाँ डब्ल्यूएस टाइप वाला का सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होता है अगर उसमें लिखा है कब जाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ड। ये जो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ ना, सभी सेंटेंस में सभी टेंस में काम करता है, केवल हेल्पिंग वर्ड चेंज होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, डू या डज होती है। तो इस तरीके से हेल्पिंग वर्ड लिख दीजिए, डू या डज। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सेंटेंस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो आप नॉट लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ठीक, ये आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, निगेटिव है तो नॉट लगाइए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं दो एक, ठीक है। राम मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है? राम मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है। देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमें टेंस मालूम हो रहा है कि हाँ पढ़ाता है, ता है, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मैंने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डब्ल्यू टाइप वाला, जो उसका प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्यों जो है वो सेंटेंस के बीच में है, तो हम समझ जाएंगे कि ये डब्ल्यू टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और ये निगेटिव भी है, देखिए नहीं शब्द भी लगा हुआ, ठीक। तो मैंने कहा था स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर फॉलो करिए। सबसे पहले क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई होती है। फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ड लगाइए। हेल्पिंग वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होती है? डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम सिंगुलर है तो लिखिए डज, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। निगेटिव है तो नॉट भी लगा दीजिए इसके साथ। इसके आगे वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना। क्या मीन्स होता है? पढ़ाना। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। किसको पढ़ाता है? मुझे, तो लिखिए मी। Why does Ram not teach me? Why does Ram not teach me? इस तरीके से आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हो गया। अब हम देख लेंगे एक सेंटेंस अभी और, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसका कैसे करेंगे। राम और श्याम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? क्यों नहीं खेलते हैं। देखिए राम और श्याम मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। यहाँ से ये देखिए सबसे बड़ी पहचान क्यों आ गया सेंटेंस के बीच में, समझ जाएंगे डब्ल्यू एस टाइप का है। किस टेंस का है? ते है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। निगेटिव भी है ये। तो जब इस तरह का होता है सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉलो करिए। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखिए। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। डब्ल्यू एच वाई। फिर से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो तो डब्ल्यू एच वाई। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ड लिखिए। हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगी? डू या लगेगी या डज लगेगी? डू लगेगी। क्यों? क्योंकि राम और श्याम प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, लिखिए डू। फिर लिखिए सब्जेक्ट राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। उसके बाद क्या लिखिए? निगेटिव है, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाएगा? नॉट लिखा जाएगा, नॉट लिख दिएगा, ठीक है। मेन वर्ब लिखिए। मेन वर्ब क्या है? खेलना। प्ले मीन्स होता है खेलना। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क करा। तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने टेंस पढ़ा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा फिनिश कर दिया। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। आप जुड़े रहिए, और भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन रिस्पांस मिलना चाहिए। कमेंट जरूर आना चाहिए, लाइक आना चाहिए, शेयर आना चाहिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए
और मैं इसी तरीके से आपको पूरी ग्रामर पढ़ा दूंगा, हर विषय पढ़ाऊंगा, जीएस, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग जय हिंद करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।